बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर ऑफ ऑक्सीजनेशन, जिसका पूरा नाम है बेसिक ह्यूमन नीड्स, जिसमें ऑक्सीजनेशन आता है, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। एक पेशेंट को ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, या एक आम इंसान में ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरह हमारे बॉडी में जाके काम करता है ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ FON, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीजनेशन, व्हाट इज़ ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन आपके कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, कुछ नॉर्मल फंक्शंस आपके होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि द एबिलिटी ऑफ एयरवे सिस्टम, रूट के ज़रिए हम सांस लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लंग्स, हमारा नोज़। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम है ये आपका पूरा सही होना चाहिए। अगर आपका सही होगा तो आप ऑक्सीजन ले पाएंगे, सांस ले पाएंगे। ठीक है, सही नहीं होगा तो यू विल बी अनएबल टू इनहेल द ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा, अ प्रॉपरली फंक्शनिंग अल्विलर सिस्टम। आपका जो लंग्स है, आपके लंग्स के अंदर अल्विलाई होती हैं, तो आपके अल्विलाई बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शनिंग होने चाहिए। ठीक है, अ प्रॉपरली फंक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ऑक्सीजनेशन में चूंकि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, वो भी आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो होता है जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, जैसे हम बाहर से सांस लेते हैं। ठीक है, एंड इंटरनल रिस्पायरेशन वो होता है जो आपके बॉडी के अंदर आपके सेल्स के दरमियान होता है, सेल्स में ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, और ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, फंक्शनिंग है, ठीक है, तो आप एक अच्छे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस से गुजर सकते हो, आपका ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दीज सिस्टम्स, ठीक है, तो फिर आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं और आपका जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है तो दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। कुछ फिजियोलॉजी होती है, मतलब कुछ हम क्या कहते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि वेंटिलेशन को हम आम तौर पर वो कहते हैं ऑक्सीजनेशन या द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं, वेंटिलेशन में दो चीज़ें आती है, एक है इनहेल, मतलब ऑक्सीजन को लेके जाना टू द बॉडी। ठीक है, और एक्सहेलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह फिर डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एंड सेलुलर डिफ्यूजन बिटवीन द सेल्स, जो ऑक्सीजनेशन और एक्सचेंज होता है, इसको हम सेलुलर डिफ्यूजन कहते हैं। इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, अपना प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए ये हम बाहर से लेते हैं। हमारे फिज़िकल मूवमेंट्स के लिए भी चाहिए, हमारे मसल स्ट्रेंथ के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एक्सचेंजेस। पल्मोनरी एक्सचेंज मतलब जब भी पल्मोनरी वर्ड आता है तो वो आपके लंग्स के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, आपका जो फ्लूइड है, जितना आप फ्लूइड ले रहे हो वो भी बिल्कुल बराबर एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो अल्विलाई के थ्रू होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अल्विलाई आप कह सकते हो कि आपके लंग्स का एक यूनिट है, एंड बी कैरीड टू एंड फ्रॉम बॉडी से बाय द ब्लड। बॉडी सेल्स तक ले जाना और बॉडी सेल्स से वापस भी लेके आना, ये आपके ऑक्सीजन और अल्विलाई या फिर आपके लंग्स का काम है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान बिल्कुल एक्सचेंज होगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इस ऑक्सीजनेशन के फंक्शन को मुतासिर करती है। कार्डियो पल्मोनरी फंक्शनिंग हम कहते हैं। कार्डियो तो हार्ट हो गया, और पल्मोनरी मतलब
लंग्स, ठीक है। तो हार्ट और लंग्स के दरमियान ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस होता है, जो कनेक्शन है, उसको डिस्टर्ब करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? इसमें सबसे पहले आपका आता है फिजियोलॉजिकल, मतलब आपकी बॉडी जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, वीकनेस फील हो रही है, ठीक है। आप बूढ़े होते जा रहे हो, एज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, मेडिकेशंस आप बहुत ज़्यादा जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, मेडिकेशंस यूज़ करते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, या डेवलपमेंटल स्टेज में है एक बच्चा। डेवलपमेंटल स्टेज मतलब कि वो उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं। तो उसके बॉडी को फिर ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है, तो फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लाइफ़स्टाइल अगर आपका ऐसा है कि ऑक्सीजनेशन सही से नहीं हो रही है, आप बैठे रहते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हवा साफ़ नहीं है, ऑक्सीजन सही नहीं है, तो भी आपको मसला हो सकता है। और एनवायरनमेंट भी उसी चीज़ में आता है कि एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस अफेक्टिंग चेस्ट वॉल मूवमेंट। चेस्ट वॉल मूवमेंट मतलब यही है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है बाहर की तरफ आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है। तो चेस्ट वॉल मूवमेंट का मतलब ये होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके चेस्ट वॉल मूवमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। मतलब आपके सांस लेने के निज़ाम को अफेक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी में आपके बॉडी पे जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए। ओबेसिटी अगर कोई बंदा आपने देखा होगा जो कि ओबीज़ है, तो उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है और बहुत उसके नाक से आवाज़ें आती है, जैसे कि मतलब बहुत ज़ोर से सांस लेता है, ठीक है। एक बंदा ट्रॉमा है, कोई मतलब इंजरी हो गई, कोई भी मसला है, तो उसकी वजह से भी अक्सर सांस लेने में मसला होता है। या फिर आपके जो मसल्स हैं, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, उसमें इतना दम नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैच कर सके, ठीक है। स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ है। या फिर कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, मतलब कोई दिमागी मसला है, ठीक है। या फिर सीएनएस अल्ट्रेशन, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ मसला है। या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई बहुत पुरानी बीमारी है जो कि बॉडी में चलती आ रही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका चेस्ट वॉल मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। अब बेसिक नीड ऑक्सीजनेशन है, तो हमारे मतलब ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हम सांस नहीं लेंगे, तो ज़ाहिर बात है वी वोंट लिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये एक प्राइमरी ह्यूमन बेसिक नीड है जो कि हर किसी को चाहिए। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और पल्मोनरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। कार्डियोवास्कुलर में फिर आपका ब्लड भी आता है, तो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाती है, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कार्डियोपल्मोनरी मतलब हार्ट और लंग का आपस में क्या ताल्लुक़ है? तो वो ताल्लुक़ ये है कि बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम गंदा खून कहते हैं, वो आती है, ठीक है, हार्ट में, और हार्ट उसको भेजता है टू द लंग्स। फिर लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड बनाती है, ठीक है, उस ब्लड को, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन शामिल करती है और फिर से उसको बॉडी को दे देते हैं। तो हार्ट और लंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके काम करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे, अगर हार्ट होगा लंग्स नहीं होंगे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स होंगे, हार्ट नहीं होगा, तो फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी तक कौन पहुंचाएगा? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये सारा आपको इस डायग्राम में बताया गया है। हार्ट और लंग के जितने भी पार्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। एंड वेरी वेरी ब्रीफ डायग्राम है ये, तो आप इसमें देख सकते हैं, सारी चीज़ों का आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि हार्ट और लंग्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है एंड हाउ डू दे वर्क। अब आपको ये बताया जा रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये आपने एनाटॉमी में भी अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप। ये तो सबको पता है कि फ़ंक्शन क्या है। ऑक्सीजन को डिलीवर करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेस्ट मटेरियल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, वो वापस लेके आना है टू द लंग्स, या फिर उसको अगर एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो एक्सक्रीट कर देते हैं। ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन। अब फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीके से होता है? हार्ट से। ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि
इस पे एक अच्छा चैप्टर बना हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया भी है कार्डियोवास्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में आती है, फिर राइट एट्रियम तक आती है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व से गुजर के राइट वेंट्रिकल तक जाती है, फिर सेमिनुलर वॉल्व से गुजर के पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरीके से आपके लंग्स उसमें शामिल होते हैं, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, मैट्रियल वॉल्व, इसमें वॉल्व है। और ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है उस सर्कुलेटरी सिस्टम वाली वीडियो में, तो आप वो देख लें। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ें इन्वॉल्व है सिर्फ उनके नाम बताए गए हैं। What are the two mechanisms that drive the function of the heart? एक होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन और दूसरा है मैकेनिकल कंडक्शन या मैकेनिकल पंप आप कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में SA नोड, AV नोड और कंडक्शन पाथवे वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। SA नोड से स्टार्ट हो के AV नोड तक एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है और फिर उसी तरीके से जो है वो हार्ट के वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, ठीक है, और इसी तरीके से हार्ट जो है वो पंप करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताया गया है, ये जो एरोज़ है ऊपर से जो आया हुआ है, तो ये आपके बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आती है, ठीक है, और जो नीचे से आया हुआ है तो ये नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आती है आपके हार्ट तक, ठीक है। ये फिर से वही डायग्राम के आपके हार्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके सारे नेम्स एंड फंक्शंस बताए गए हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सिचुएटेड है। में भी अक्सर कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि अल्ट्रेशंस आती हैं कार्डियक फंक्शनिंग के, जैसे कि आपका कंडक्शन जो सिग्नल्स है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसमें कोई मसला आ गया तो आपका हार्ट जो है वो सही से पंप नहीं होगा, तो आपके बॉडी तक जो है वो ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगी। या कार्डियक आउटपुट, मतलब आपका जो हार्ट है वो सही से ब्लड नहीं दे रही, ठीक है, वो सही से ब्लड नहीं दे रही बाहर की तरफ, तो भी मसला हो सकता है। या कोई वॉल्व में कोई फंक्शन है, अक्सर के वॉल्व फंक्शनिंग में कोई मसला है, जैसे कि अक्सर किसी के आपने सुना होगा कि हार्ट के वॉल्व में मसला है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अक्सर इवन इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और मसला है, हार्ट टिश्यूज़ में कोई मसला है जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं अगर आपके हार्ट में कोई भी मसला है, डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है। वेंट्रिकल से आपका ब्लड निकलता है टू द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके हार्ट से ब्लड कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा तक, फिर एवोर्टा से आर्टरीज तक, आर्टरीज से आर्टरीवुल्स तक, और फिर आर्टरीवुल से कैपिलरीज तक। इसी तरीके से आपके पूरे बॉडी तक जो है वो ब्लड पहुंचता है। और फिर ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है, मतलब जहाँ से बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कैपिलरीज में आता है, तो वो है कैपिलरी का लेवल, कि कैपिलरी के लेवल पे ऑक्सीजनेशन होती है या फिर ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो होता है, ठीक। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेंस के थ्रू बैक टू द लंग्स आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन मिलके साफ़ हो जाता है एंड देन इट सर्कुलेट्स टू द बॉडी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के, हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें मेनली हमारे लंग्स आते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके कुछ 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स में ये काम करता है, जिसमें सबसे पहले वेंटिलेशन, परफ्यूजन और डिफ्यूजन आता है, ठीक है। रिस्पायरेशन कैन बी अल्टर्ड बाय कंडीशन और डिजीज़। रिस्पायरेशन में मतलब अगर आपके बॉडी में कोई भी मसला है, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है, तो उसकी वजह से आपके रिस्पायरेशन पे मसला आ सकता है और आपके लंग्स के फंक्शन को जो है वो डैमेज या फिर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आपको वही सारी चीज़ें बताई गई है कि वेंटिलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मूविंग गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर और बाहर एयर का आना जाना क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़बरदस्त मसल इन्वॉल्व होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। डायफ्राम के थ्रू ही हम सही से सांस ले पाते हैं, मतलब ऑक्सीजनेशन होती है। तो डायफ्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। कुछ फैक्टर्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके रिस्पायरेटरी फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, मतलब उस पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होती है। जैसे कि आपका लेवल ऑफ हेल्थ, मतलब आप कितना हेल्दी है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा या आपके रिस्पायरेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। आपका एज कितना है, आपका ओपॉइड्स आप नहीं तो ले रहे, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नशावर चीज़ें तो नहीं ले रहे, लाइफस्टाइल आपका कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी कैसी है, सही है, नॉर्मल है,
या ओबीस तो नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, ठीक है, या फिर आप साइकोलॉजिकली कैसे हैं, मतलब आपका दिमाग कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रिस्पायरेटरी फंक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, अब अगर आपके रिस्पायरेशन में कोई मसला आता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है रिस्पायरेटरी फंक्शन में, तो आपको क्या क्या मसले हो सकते हैं। लाइट हेडेडनेस हो सकती है, मतलब आपको चक्कर आएंगे, डिसोरिएंटेशन, डिजीनेस, टेकीकार्डिया, ठीक है, मतलब हार्ट का जो फंक्शन होता है उसमें मसला होगा, चेस्ट पेन होगा, एसओबी, ब्लड विजन, एक्सट्रीमिटी नमनेस, आपके हाथ पाँव में जो है नमनेस वगैरह आएंगी, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अगर किसी भी बंदे में आप ये साइन सिम्टम्स देखते हो तो उसका सबसे पहले मसला आप देखोगे लंग्स का या फिर रेस्पायरेटरी फंक्शन आप देखोगे कि सांस का मसला इसको हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसको जब आप मतलब किसी बंदे को ऑक्सीजन का मसला है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में क्या होता है, एलिवेट हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हाइपोवेंटिलेशन में वो बंदा जा सकता है। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको बताया गया कि बहुत ज़्यादा जल्दी आप थकेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगी, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होंगी, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे जिसमें वीजिंग होगी, जैसे हवा का साउंड होता है ना, तो ये डिस्पनिया होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, कभी सांस ले भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हाइपोवेंटिलेशन की वजह से होती है। हाइपोवेंटिलेशन के भी कुछ साइन सिम्टम है, जैसे कि डिसोरिएंटेशन, क्या कहते हैं कि तवज्जो नहीं दे पाएंगे किसी चीज़ पे, लेथार्जी मतलब सुस्त होंगे, ठीक है, डिजीनेस, हेडेक वगैरह होंगे, डिक्रीज एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, वही बात के तवज्जो नहीं दे पाएंगे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, कन्वल्जन्स, कोमा, मतलब आप बेहोश हो सकते हैं, डिसरिथमियाज, कार्डियक हेल्थ, मतलब ये कि आपके हार्ट जो है वो हार्ट का हेल्थ गड़बड़ होगा, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कता होगा, कभी बहुत स्लो धड़कता होगा, मसले होंगे आपके हार्ट में, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ही आसान है। इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन एट सेलुलर लेवल, जब आपके बॉडी तक, आपके सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचती है, सही से नहीं पहुंच पाती, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो गया आपका, मतलब आपकी ब्लड पूरी नहीं हो रही, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर आपका जो है ऑक्सीजन पूरा नहीं ले रहे हैं आप, या फिर आपका जो कार्डियक मसला है, या फिर वेंटिलेशन में कोई मसला है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, ठीक है। इसके भी वही साइन सिम्टम है कि रेस्टलेसनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, डिक्रीज एलओसी, डेजीनेस, बिहेवियरल चेंज, एजिटेशन, वाइटल साइन, साइनोसिस। साइनोसिस कहते हैं कि आपके जो हाथ पाँव हैं, जो आंखें हैं, जो होंठ हैं, वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, ठीक है, इसको हम साइनोसिस कहते हैं, और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। इन्हीं पेशेंट्स का अगर आप असेसमेंट करोगे नर्सिंग प्रोसेस, तो वही सारी चीज़ें हैं कि हिस्ट्री लोगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करोगे, डायग्नोस करोगे, और ब्लड टेस्ट करोगे, आप ब्लड स्टडीज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आप क्या देखोगे कि ऑक्सीजन की नीड देखोगे कि उसको ऑक्सीजन की नीड तो नहीं है, अगर है तो दोगे। फेन, फटीग, स्मोक, डिस्पनिया मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर अर्थोपनिया, ठीक है, अर्थोपनिया जो है वो आपके बोन्स के साथ रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप असेसमेंट में देखोगे, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में आप इंस्पेक्शन करोगे, मतलब आंखों से देखोगे, पल्पेशन करोगे, टच करके देखोगे, परकशन, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हम बॉडी के अंदर देखते हैं, ये आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है, परकशन वगैरह। ऑस्कल्टेशन, हम कान लगा के सुनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें, या फिर जो है वो स्टेथोस्कोप के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं बॉडी से, ठीक है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है। अगर कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस पे आपने गौर करना है तो इसमें आप साइनोटिक म्यूकस मेम्ब्रेन के साइनोसिस में तो नहीं है, या पर्स लेफ्ट ब्रीदिंग, जुगुलर वेन जो नेक में होता है वो बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ तो नहीं आ रहा। नेज़ल फेरिंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो सांस लेता है और जो मतलब सांस की आवाज़ आ रही होती है, या बहुत ज़्यादा एक्सेसरी मसल्स वो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सांस लेने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें। एडीमा हम देखते हैं, एडीमा मतलब बॉडी में जो है वो एडीमा हुआ है, सूज गई है बॉडी, ठीक है। क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप्स, फिंगर टिप जो है वो क्लब हो रहे हैं। क्लबिंग का मतलब होता है कि ख़राब हो रहे हैं फिंगर टिप्स, ठीक है, होता है। या फिर ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो सही नहीं है, कभी तेज़ कभी कम कभी स्लो सांस ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पेल पेल कंजक्टिवा मतलब क्या, आपकी बॉडी बिल्कुल पीली हो जाएगी। ये आपको बताए गए हैं थ्रू डायग्राम, तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिंगर क्लबिंग इसको कहते हैं, 25 क्लबिंग मतलब आपकी जो फिंगर टिप्स है वो डिस्टर्ब, उनकी शक्ल जो है वो ख़राब हो जाएगी। पेल्पेशन में आप क्या करते हो कि जो पल्सेस होते हैं, जो पल्स साइड है, ठीक है, वो हम देखते हैं, वहाँ पे पेल्पेट करते हैं कि मतलब कितनी दफ़ा वो धड़कते हैं, कितना उसका ब्लड प्रेशर है, और उसका कैपिलरी रेफिल टाइम देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेल्पेशन में। फिर आस्कल्टेशन में हम थ्रू स्टेथोस्कोप या फिर हम अपना कान लगा के देखते हैं, हार्ट का साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड देखते हैं, या फिर ब्रूट्स वगैरह देखते हैं, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा, या बहुत ज़्यादा तेज़ हार्ट तो नहीं धड़क रहा है, या फिर ऐसा है कि S1 S2 साउंड जो है वो हार्ट का, जिसे हम देखते हैं आस्कल्टेशन में, ठीक है। डायग्नोज करोगे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करोगे, तो इसमें आपके ये टेस्ट आते हैं जो आपको ये बताए गए हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, मतलब एक ट्यूब डालते हैं जिससे वो लंग्स वगैरह देखते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। लैब स्टडीज़ में आप ये सारी चीज़ें जो टेस्ट वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्डियक एंजाइम, BNP, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इनका टेस्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पे हम आते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में आपका वैक्सीनेशन होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है उनको ख़त्म करना होगा। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन है कि आपने मरीज़ को ये सारी चीज़ें बतानी है और देनी है, वैक्सीन देना है, उसका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना है, हेल्दी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा एक्यूट केयर, अगर आपके पास कोई मरीज़ आया और उसको आपने अचानक जो है वो एक्यूटली आपने केयर देना है, तो क्या करना है कि डेस्पनिया, उसको सांस का जो मसला है सबसे पहले उसको ठीक करना है, एयरवे मैनेज करना है, ठीक है, जो सिक्रीशंस वगैरह आ रही है उनको देखना है, और लंग्स एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो जो मेन मसला है सबसे पहले आपने उसको ट्रीट करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है, हाइड्रेशन, पानी वगैरह ज़्यादा देना है, तो इससे वो मसला जो है एक्यूट मसला वो किसी न किसी हद तक ट्रीट हो सकता है। डिस्पनिया जो है उसको आप कैसे मैनेज करोगे कि फार्माकोलॉजिकली आप उसको दे सकते, मतलब कोई भी मेडिसिन दे सकते हो, ऑक्सीजन थेरेपी करवा सकते हो, या फिर फिज़िकली आप उसको टेक्निक्स दे सकते हो जिसकी वजह से उसका डिस्पनिया ख़त्म हो सकता है। ये आर्टिफिशियल ओरल एयरवेज है, ठीक है, जिसको हम देते हैं, जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसमें आपको बताया गया है, ये डायग्राम्स में आप देख सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीजनेशन, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।